हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं। वेबर्स थ्योरी, एक ऐसा टाइम पीरियड सोचिए, एक ऐसा जमाना सोचिए जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन डिपेंड करता है बॉस के मूड के ऊपर। ना कोई रूल्स, ना कोई प्रोसेस, सब कुछ उनके मूड के ऊपर। कितना केओटिक हो जाएगा ना। तभी आए हमारे एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है मैक्स वेबर। उन्होंने सिंपल फंडा दिया, कहा एक सिस्टम बनाओ, रूल्स लाओ और एफिशिएंसी बढ़ाओ। सही है ना। इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। उन्होंने फोकस किया एक सिस्टमैटिक अप्रोच पर, उन्होंने फोकस किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चरल मैनर में काम करने के ऊपर। उन्हें वेरी इंपॉर्टेंट फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इस अंडरस्टैंडिंग ने, ब्यूरोक्रेसी अंडरस्टैंडिंग ने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम किया। आइए समझते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? देखो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है आप काम को प्रॉपर सिस्टम से करते हैं, प्रोसेस से करते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच रखते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज हैपनिंग सिस्टमैटिकली इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज होती है। तो क्लियर है कि रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहो, फॉर्मल अथॉरिटी फॉलो करो और हायरार्की को लेके आओ। वेबर ने ना इसे एक रैशनल लीगल सिस्टम कहा है। रैशनल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड नॉट पर्सनल जजमेंट। लीगल सिस्टम यानी आप लॉज एंड रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इसलिए लीगल सिस्टम। एक स्कूल का एग्जांपल ले लो ना। स्कूल के अंदर होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम, उसके नीचे हमारे पास बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और फिर होते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे एक स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की फिक्स एंड क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी जाती है। यही होती है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। अब हम जानते हैं इस थ्योरी के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को। आइए समझते हैं। सबसे पहला फीचर है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक क्लियर चेन ऑफ कमांड यहां पर फॉलो किया जाता है। बॉस, मैनेजर, स्टाफ एंड उसके बाद कस्टमर्स। एक क्लियर चेन है, ठीक है। कम्युनिकेशन का क्लियर पैटर्न है, एक हायरार्की फॉलो हो रही है। यस। नेक्स्ट इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है यहां पर सब कुछ अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज होता है। डायलॉग तो पता ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहां पर कोई भी काम किया जाएगा वो रूल बुक के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेकेंड इज इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी मतलब यहां पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लिए जाएंगे, बिना किसी सब्जेक्टिविटी या बायसनेस के। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लोग बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कैसे स्कूल में होता है एवरीवन इज इक्वल, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई बायसनेस नहीं। और इसी चीज का एक्सटेंशन है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। यहां पर आपके क्वालिफिकेशन, आपके परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर आपको प्रमोट होना है या फिर आपको हायर किया जाएगा तो आपके स्किल्स के आधार पर किया जाएगा, जैक के अप्रोच के आधार पर नहीं, चापलूसी के आधार पर भी नहीं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। काम को क्लियरली बांट दिया जाता है, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड है। अकाउंटिंग वाला मार्केटिंग नहीं करेगा, मार्केटिंग वाला अकाउंटिंग या फाइनेंस, मार्केटिंग वाला अकाउंटिंग या फाइनेंस के काम नहीं देखेगा। क्लियर है ना? एवरीवन इज क्लियर विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स देख लो। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफिस बेस्ट एग्जांपल है। आप कोई काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो एक टेबल पे फाइल वेरीफाई होती है, दूसरे टेबल पे साइन होता है, तीसरे टेबल पे थप्पा लगता है। यानी हर एक टेबल, हर एक अथॉरिटी का काम फिक्स है। ठीक है, एक ही काम सब नहीं कर रहे हैं, सबका काम अलग अलग है। नेक्स्ट, यहाँ पर लार्ज बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मिलिट्री, एक प्रॉपर सिस्टम है, राइट? अब मिलिट्री का सिस्टम मुझे समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। कैप्टन्स, राइट, इसके बाद ब्रिगेड्स, ब्रिगेडियर जो भी रहते हैं, राइट? तो सबका अपना अपना एक अथॉरिटी है, एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है और कमांड है। ठीक है,
तो इसी तरह आप एग्जाम्पल्स के बाद देखेंगे रोस्ट करने का काम। रोस्ट यानी ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिसिज्म। आइए समझते हैं। सबसे पहला होता है रिजिडिटी। सिस्टम इतना रिजिड हो जाता है कि यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप इतने रूल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इनोवेशन खत्म सा हो जाता है। रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है पेपर वर्क की सुनामी। इतना ज्यादा पेपर वर्क होता है कि जो डिसीजन लेना होता है उसका समय निकलता जाता है और आप टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज डीह्यूमनाइजेशन। मतलब यहाँ पर ना रूल्स ह्यूमन को ओवरटेक कर रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ एम्पैथी आ जाती है। यहाँ पर एम्पैथी कम हो जाती है और सिर्फ रूल्स को ही फॉलो करने पे ध्यान दिया जाता है। That's wrong, right? Next is resistance to change. एक डायलॉग बहुत फेमस है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही रूल्स फॉलो करते हैं और यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो जो लाइन है ना कि हमारे तो ऐसा ही होता है, ये डिफाइन करती है रेजिस्टेंस टू चेंज को। इस रूल्स को फॉलो करते करते पीपल नए चेंजेस को लेके ही नहीं आते। हम तो इसी मैकेनिज्म से काम करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे, यही ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है, इनोवेशन आ ही नहीं पाती। इजी राइट? सो इस तरह हम लोगों ने पढ़ी वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, जहां पर हमने पॉजिटिव पार्ट्स देखे, नेगेटिव पार्ट देखा और समझा कि वेबर कहना क्या चाहते थे। कंक्लूजन समझिएगा, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बात करती है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से काम करने पर, बट वो कभी नहीं कहती कि आप इस थ्योरी को, इस रूल बेस्ड अप्रोच को इतना ज्यादा यूज करें, इतना ज्यादा ओवर पावर कर जाएं अपने क्रिएटिविटी के ऊपर। सो मेक श्योर टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच इन अप्लाइंग एनी थ्योरी। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड में मरनी नहीं चाहिए। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी और नई थ्योरी समझने के लिए क्रिएटिव अप्रोच से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी नई थ्योरी पढ़नी है, एंड आई विल गेट दैट थ्योरी इन इजीएस्ट मैनर पॉसिबल फॉर यू। यू कैन ज्वाइन माय चैनल विद्या ज्ञान फॉर मोर सच कंटेंट एंड फ्री नोट्स। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं और इजीली ये थ्योरी को याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और अपने फ्रेंड्स जो कि 12th क्लास में हो या बीबीए, बीकॉम, कोई भी कोर्स कर रहे हो जो मैनेजमेंट से संबंधित हो, उन्हें शेयर करिए। एंड टिल देन